Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को समर्थन देने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर पेड मेंबरशिप से जुड़ें। आपका सहयोग हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। आज हम शंकर आईएएस की पर्यावरण की किताब के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम में पेड़, पौधे, जानवर होते हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं? सही सवाल है। आज हम एक इकोसिस्टम के कह सकते हैं इंजन रूम में उतर रहे हैं। इसका ईंधन क्या है, इसके पुर्जे आपस में कैसे जुड़े हैं, और ये अपने संसाधनों को रिसाइकिल कैसे करता है। हाँ, और ये समय के साथ खुद को अपग्रेड कैसे करता है। हमारा मिशन है कि यूपीएससी के लिहाज से इन सवालों के जवाब ढूंढें और देखें कि पिछले सालों में यहाँ से कैसे सवाल बने हैं। बिल्कुल। तो चलिए इंजन रूम के सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, इसका ईंधन यानी ऊर्जा। एक इकोसिस्टम में ऊर्जा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? किसी भी इकोसिस्टम का ईंधन, जैसा आपने कहा, ऊर्जा है, और इसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो लगभग हमेशा सूरज ही होता है। अच्छा। सबसे बुनियादी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक वन वे स्ट्रीट होता है। वन वे स्ट्रीट मतलब एनर्जी प्रोड्यूसर्स यानी पौधों से टॉप कंज्यूमर्स तक जाती तो है, पर यू टर्न लेकर वापस कभी नहीं आती। जब हम फूड चेन के बारे में सोचते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा वो स्कूल वाली तस्वीर आती है, घास, फिर हिरन और फिर शेर। क्या ज्यादातर इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह ऐसे ही होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक आम धारणा है। जिसे आप घास, हिरन, शेर वाली चेन कह रही हैं, उसे हम कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। हाँ, ये हरे पौधों से शुरू होती है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन ज्यादातर जमीनी और जलीय इकोसिस्टम में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक दूसरे, ज्यादातर अदृश्य रास्ते से बहता है। अदृश्य रास्ता? हाँ, इसे कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्राइटिस फूड चेन। डेट्राइटिस मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे गिरी हुई पत्तियां या मरे हुए जानवर। बिल्कुल। जब एक पत्ती पेड़ से गिरती है तो वो इकोसिस्टम से बाहर नहीं हो जाती। उस पर कवक और बैक्टीरिया काम करना शुरू करते हैं, उसे तोड़ते हैं। अच्छा। फिर केंचुए, मिलीपीड जैसे जीव, जिन्हें हम डेट्रिटिवोर्स कहते हैं, उसे खाते हैं। डेट्रिटिवोर्स। हाँ, फिर इन केंचुओं को शायद कोई पक्षी खाता है। ये एक पूरी की पूरी दुनिया है जो हमारे पैरों के नीचे चल रही है, और कई जंगलों में 90% से ज्यादा ऊर्जा इसी डेट्राइटिस चेन से होकर गुजरती है। 90%? ग्रेजिंग चेन से नहीं? नहीं, ग्रेजिंग चेन से नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो जंगल का जीवन देखते हैं, पेड़, जानवर, वो तो बस सतह पर है। बिल्कुल। असली ऊर्जा का खेल तो मरी हुई पत्तियों और मिट्टी के नीचे चल रहा है। शायद इसीलिए यूपीएससी इस अदृश्य इकोसिस्टम पर इतना ध्यान देता है। हाँ, हो सकता है। मुझे याद है 2014 में डेट्रिटिवोर्स पर सीधा सवाल आया था, जिसमें केंचुए और मिलीपीड का जिक्र था। वो शायद ये परखना चाहते हैं कि हम सतह से आगे देख पाते हैं या नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब ऊर्जा के इस प्रवाह को विजुलाइज करने का एक तरीका है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ, पिरामिड्स। ये 3 तरह के होते हैं, संख्या का, बायोमास का और ऊर्जा का। और मैंने पढ़ा है कि इनमें से कुछ पिरामिड्स उल्टे भी हो सकते हैं, जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, और यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। संख्या का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स उल्टा हो सकता है। कैसे? सोचिए, एक बड़ा बरगद का पेड़, यहाँ प्रोड्यूसर संख्या में सिर्फ एक है। एक पेड़? हाँ, लेकिन उस पर हजारों कीड़े, सैकड़ों पक्षी रहते हैं, तो पिरामिड का बेस छोटा और ऊपर का हिस्सा बड़ा हो गया। मतलब एक उल्टा पिरामिड। बिल्कुल। और बायोमास यानी कुल वजन, उसका पिरामिड भी उल्टा हो सकता है। हाँ, समुद्री इकोसिस्टम में अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा, समुद्र में? हाँ, समुद्र में प्रोड्यूसर्स होते हैं सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन। उनका जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है और वो बहुत तेजी से बनते और खत्म होते हैं। ठीक है। इसलिए किसी भी एक समय पर उनका कुल बायोमास उन पर निर्भर जूप्लैंक्टन और छोटी मछलियों से कम होता है। तो यहाँ भी पिरामिड उल्टा हो जाता है। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है, बायोमास का भी उल्टा हो सकता है, लेकिन
ऊर्जा का पिरामिड कभी नहीं? कभी नहीं। ये प्रकृति के किसी सार्वभौमिक नियम जैसा लगता है। ऐसा क्यों है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है? आपने एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछा है। इसका जवाब थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम में छिपा है। थर्मोडायनामिक्स। जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर जाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा गर्मी, हीट के रूप में खो जाता है। अच्छा, 10% का नियम। बिल्कुल वही। मतलब अगर पौधे ने 1000 जूल ऊर्जा बनाई तो उसे खाने वाले हिरण को सिर्फ 100 जूल मिलेगी। और हिरण को खाने वाले शेर को? सिर्फ 10 जूल। 90% ऊर्जा हर कदम पर खर्च हो जाती है। हर कदम पर। ये 10% का नियम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इकोसिस्टम की पूरी संरचना को तय करता है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। 4 या 5 लेवल से ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि शीर्ष पर मौजूद शेर या बाज तक पहुंचने के लिए बस पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं बचती। ये प्रकृति का अपना बजट है जो फिजूल खर्ची को रोकता है। सही। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बिना किसी अपवाद के सीधा होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह तो काफी सीधा साधा है, एक वन वे स्ट्रीट। लेकिन इकोसिस्टम में जीव सिर्फ ऊर्जा के लिए एक दूसरे को खाते ही नहीं है, उनके बीच और भी कई तरह के जटिल रिश्ते होते हैं ना? बिल्कुल। कुछ दोस्ती के, कुछ दुश्मनी के। हाँ, इन्हें हम बायोटिक इंटरैक्शंस कहते हैं। ये इकोसिस्टम के कामकाज के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी ऊर्जा। इनमें सबसे दिलचस्प है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों को फायदा होता है। सही। मधुमक्खी और फूल इसका क्लासिक उदाहरण है। लेकिन सोचिए कोरल रीफ के बारे में। हाँ। कोरल और उसके अंदर रहने वाले शैवाल का संबंध। कोरल शैवाल को एक सुरक्षित घर देता है और शैवाल फोटोसिंथेसिस से कोरल को उसका 90% तक भोजन देता है। 90%? हाँ, यह साझेदारी इतनी नाजुक है कि समुद्र का तापमान थोड़ा सा बढ़ने पर शैवाल कोरल को छोड़ देता है और हम कोरल ब्लीचिंग देखते हैं। और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। और जब इन फाइनली ट्यून्ड सिस्टम्स में कोई बाहरी चीज जैसे कोई प्रदूषक घुस जाता है तो तबाही मच सकती है। हाँ। यहीं पर बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रोज पानी से पारे यानी मर्क्यूरी का एक अदृश्य कण खाती है। उसका शरीर उस पारे को न तो खर्च कर सकता है, न ही आसानी से बाहर निकाल सकता है। तो वो उसे जमा करता रहता है। हाँ, अपनी चर्बी में जमा करता रहता है। 10 साल बाद उस मछली के अंदर पारे का एक छोटा सा खजाना जमा हो जाता है। यह है बायो एक्यूमुलेशन। एक ही जीव के अंदर प्रदूषक का जमा होना। सही। और बायोमैग्निफिकेशन इससे एक कदम आगे है, जहां ये प्रदूषक पूरी फूड चेन में फैल जाता है। बिल्कुल। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर प्रदूषक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। कैसे? उस पारे वाली छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाती है और वो अपने जीवन में ऐसी कई छोटी मछलियां खाती है, तो छोटी मछलियों का सारा पारा उस बड़ी मछली में जमा हो जाता है। अच्छा। फिर उस बड़ी मछली को एक सील खाती है। हर कदम पर पारे की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। मुझे मशहूर पिकाग साइलेंट स्प्रिंग की याद आ गई, जहां बताया गया था कि कैसे कीटनाशक डीडीटी की वजह से बाज और दूसरे शिकारी पक्षियों के अंडों के छिलके पतले हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। वो टूट जाते थे। ये खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने की एक भयानक कीमत थी। सही कहा। मतलब पर्यावरण में जो रसायन बहुत कम मात्रा में है, वो भी टॉप प्रेडेटर्स में जहरीले लेवल तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। ये हमें इकोसिस्टम के तीसरे फंक्शन पर लाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। हाँ, ऊर्जा तो एक दिशा में बहकर खत्म हो गई, लेकिन जिन पोषक तत्वों से जीवन बना है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो खत्म नहीं होते। वो लगातार रिसाइकिल होते रहते हैं। इसे हम कहते हैं पोषक चक्र। ऊर्जा के वन वे फ्लो और पोषक तत्वों के सर्कुलर फ्लो के बीच का यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चक्र काम कैसे करते हैं? इन चक्रों को बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व बायोटिक मतलब जीवित, हाँ, इन घटकों के बीच घूमते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक है गैसीय चक्र, जिनका भंडार या रिजर्वायर वायुमंडल में है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। ये चक्र आमतौर पर तेज होते हैं। और दूसरे है अवसादी चक्र। हाँ, अवसादी या सेडिमेंट्री साइकिल, जिनका मुख्य भंडार पृथ्वी की पपड़ी यानी चट्टानों में होता है, जैसे फास्फोरस। ये धीमे होते होंगे। बहुत धीमे। और कई बार पोषक तत्व समुद्र की तलछट में फंसकर हजारों सालों के लिए साइकिल से बाहर हो जाते हैं। चलिए कुछ प्रमुख चक्रों को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। सबसे पहले कार्बन चक्र। कार्बन जीवन का आधार है। कार्बन चक्र एक डांस की तरह है। पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। ठीक है। जानवर पौधों को खाकर कार्बन लेते हैं। जब दोनों सांस छोड़ते हैं या मर जाते हैं
तो डीकंपोजर्स उस कार्बन को वापस हवा में छोड़ देते हैं। ये एक संतुलित डांस था। हाँ, लेकिन इंसानों ने जीवाश्म ईंधन जलाकर इस डांस में गड़बड़ कर दी है। हम लाखों साल से जमीन के नीचे दबे कार्बन को बहुत तेजी से निकालकर हवा में फेंक रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आपने अपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट से सारा पैसा निकालकर अपने रोज के खर्च वाले अकाउंट में डाल दिया हो। बिल्कुल, सिस्टम का बैलेंस बिगड़ना तो तय है। और इसके बाद आता है नाइट्रोजन चक्र, जो शायद सबसे जटिल है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, वो एक तरह से लॉक है। पौधे नाइट्रोजन को देख तो सकते हैं पर खा नहीं सकते। तो फिर यहाँ कहानी के हीरो बनकर आते हैं बैक्टीरिया। कुछ खास बैक्टीरिया इस लॉक्ड नाइट्रोजन को अनलॉक करते हैं और उसे अमोनिया या नाइट्रेट्स जैसे रूपों में बदलते हैं, जिससे पौधे इस्तेमाल कर सकें। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं ना? बिल्कुल, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये बैक्टीरिया भी अलग-अलग तरह के होते हैं? हाँ, कुछ जैसे एजोटोबैक्टर मिट्टी में अकेले रहकर ये काम करते हैं, लेकिन सबसे मशहूर है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो फलीदार पौधों जैसे दालों की जड़ों में एक सहजीवी रिश्ते में रहते हैं। पौधा उन्हें घर और खाना देता है और बदले में वो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। अच्छा। फिर जब ये पौधे मरते हैं तो दूसरे बैक्टीरिया, जिन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, इस नाइट्रोजन को वापस गैस बनाकर वायुमंडल में छोड़ देते हैं और चक्र पूरा हो जाता है। और यूपीएससी का ये पसंदीदा टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और जैव उर्वरकों पर 2013-2014 लगभग हर साल सवाल दिख जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि वे चाहते हैं कि हम इन सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझें जो पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं। बिल्कुल। अंत में फास्फोरस चक्र की बात करते हैं। ये एक धीमा अवसादी चक्र है। इसका हवा से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं। इसका मुख्य स्रोत चट्टानें हैं। जब बारिश और हवा से चट्टानें टूटती हैं तो फास्फोरस धीरे धीरे मिट्टी और पानी में घुलता है, जहां से पौधे उसे लेते हैं। और ये हमारे डीएनए और आरएनए का हिस्सा है। एक अनिवार्य हिस्सा है। और इंसानों ने इस धीमे चक्र को भी तेज कर दिया है उर्वरकों के जरिए। और इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन। सही। जब खेतों से बहकर अतिरिक्त फॉस्फेट वाले उर्वरक तालाबों या झीलों में पहुंच जाते हैं तो वहां शैवाल को मानो कोई दावत मिल जाती है। एल्गी? हाँ, एल्गी। वो बेतहाशा बढ़ने लगते हैं, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। पानी की पूरी सतह हरी हो जाती है। और फिर जब ये शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करने के लिए पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। तो हमने देखा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा बहती है, पोषक तत्व रिसाइकिल होते हैं, लेकिन इकोसिस्टम खुद स्थिर नहीं होते। नहीं, वो गतिशील होते हैं। वो समय के साथ बदलते और विकसित भी होते हैं। ये हमें हमारे इंजन रूम के चौथे और आखिरी फंक्शन पर लाता है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है किसी जगह पर समय के साथ प्रजातियों की संरचना में होने वाला एक क्रमिक और कुछ हद तक अनुमानित बदलाव। मतलब एक तरह की कम्युनिटी की जगह दूसरी तरह की कम्युनिटी का आना। बिल्कुल। इसके दो मुख्य प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन तो ऐसा लगता है जैसे किसी बंजर जमीन पर बिल्कुल शुरुआत से शहर बसाना। बहुत अच्छी एनालॉजी है। प्राइमरी सक्सेशन वही होता है जहां पहले जीवन था ही नहीं, जैसे ज्वालामुखी के बाद बना नया लावा का मैदान या नंगी चट्टान। तो वहां जीवन कैसे शुरू होता है? वहां सबसे पहले लाइकेन और मॉस जैसी पाइनियर स्पीशीज आती हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं। वो चट्टान पर एसिड छोड़कर उसे तोड़ती हैं और धीरे धीरे मिट्टी की पहली पतली परत बनाती हैं। इसमें तो बहुत समय लगता होगा। सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं, जिसके बाद घास, झाड़ियां और अंत में पेड़ आते हैं और एक स्थिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। और सेकेंडरी सक्सेशन, वो फिर ऐसा हुआ जैसे किसी आग लगे हुए मोहल्ले को दोबारा बनाना जहां बुनियाद पहले से मौजूद है। बिल्कुल। सेकेंडरी सक्सेशन उन जगहों पर होता है जहां मौजूदा जीवन किसी वजह से नष्ट हो गया हो, जैसे जंगल की आग, बाढ़ या किसी छोड़े गए खेत में। ये बहुत तेजी से होता है क्योंकि वहां सबसे कीमती चीज मिट्टी पहले से ही मौजूद होती है। अच्छा। उस मिट्टी में बीज भी हो सकते हैं, इसलिए घास कुछ ही महीनों में उगाती है, फिर झाड़ियां और कुछ दशकों में जंगल फिर से खड़ा हो सकता है। ये प्रकृति की हीलिंग पावर, उसकी रेजिलियंस का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो आज हमने एक इकोसिस्टम के इंजन रूम के 4 मुख्य फंक्शंस को समझा। पहला, ऊर्जा का एक तरफा प्रवाह,
जो 10% के नियम पर चलता है। हाँ, दूसरा, जीवों के बीच जटिल संबंध जिन्हें प्रदूषक बिगाड़ सकते हैं। सही है। तीसरा, पोषक तत्वों का चक्रीकरण, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। और चौथा, इकोसिस्टम का समय के साथ विकास, यानी सक्सेशन। और इन सभी को समझते हुए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी है ये देखना कि मानवीय गतिविधियां इन सभी फंक्शंस को कैसे प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल। चाहे वो प्रदूषकों द्वारा बायोमैग्निफिकेशन हो, जीवाश्म ईंधन जलाकर कार्बन चक्र को बिगाड़ना हो, उर्वरकों से फास्फोरस चक्र को असंतुलित करना हो, या वनों की कटाई से सक्सेशन की प्रक्रिया को बाधित करना हो। सही। परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्न इन्हीं अंतर संबंधों से बनते हैं। बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने प्राकृतिक अनुक्रमण की बात की। क्या एक मानव निर्मित इकोसिस्टम जैसे कि एक शहर में भी किसी तरह का पारिस्थितिक अनुक्रमण देखा जा सकता है? दिलचस्प सवाल है। अगर हाँ, तो उसकी पायोनियर स्पीशीज क्या होंगी? दीवारों पर उगने वाली काई या खाली प्लॉटों में उगने वाली कांग्रेस घास? और उस शहर का क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसा दिखेगा? इस पर सोचिएगा। जरूर। इस तरह के और गहन विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़ना न भूलें। आपका समर्थन हमें आगे भी ऐसा काम करते रहने की प्रेरणा देता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.